वो है वृद्धि एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार व्यायाम के लिए सुझाव। मतलब कि वृद्धि और विकास की जो अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी डिफरेंट वो होती हैं, विकृतियाँ होती हैं, उसमें क्या क्या एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें शिशुअवस्था, जो 1 से 2 साल के बच्चों के एज ग्रुप में होती है, क्योंकि इसमें शिशुओं की हड्डी कोमल, इसलिए उन्हें हल्के व्यायाम करने चाहिए क्योंकि बिल्कुल नरम हड्डियाँ होती हैं। और ये जैसे कि शिशु से बैठना, रेंगना, शारीरिक संतुलन नियंत्रण करने वाले व्यायाम, जैसे कि बच्चे खड़े होते हैं और वापस गिर जाते हैं तो उन्हें नियंत्रण वाले व्यायाम भी सिखाने चाहिए। नेक्स्ट है जो है वो है बाल्यावस्था, जो 3 से 11 साल के बच्चों को होती है। माध्यम व्यायाम कम से कम 1 घंटा रोज करवाने चाहिए। ऐसे खेल जो मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करें, ये गेम करवाने चाहिए, जैसे रस्सी कूदना, पार्क में दौड़ लगाना, फुटबॉल, तैराकी बहुत लाभदायक। ये मतलब कि तैराकी जो स्विमिंग है बहुत ही फायदेमंद होती है। इन सबसे बच्चा फिट और अच्छे तरीके से स्वस्थ रहता है। अगला जो हमारा एज ग्रुप है वो है किशोर अवस्था, जो 12 से 18 साल इसकी एज होती है। अडोलसेंस बोलते हैं इसको। जो इसमें हमें हर रोज़ 1 घंटा व्यायाम करना चाहिए। और गेम में हम फुटबॉल भी खेल सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, कोई और गेम भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। इनसे आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। अगली अवस्था होती है युवा अवस्था, ये रहती है 19 से 40 साल तक। तो इसमें साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, कराटे वगैरह करने चाहिए, जिम ज्वाइन करनी चाहिए। इसमें हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये तीनों गेम भी खेलने चाहिए। रस्सी कूदना वो काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें दीवार चढ़ना भी काफ़ी अच्छा रहता है। रस्सा कसी भी करनी चाहिए इसमें, और वॉलीबॉल भी इसमें आप खेल सकते हो। अगला जो है हमारा वो है प्रौढ़ावस्था, अडल्ट तो अडल्टहुड। इसमें होता है हमारा 41 से 65 एज तक का। इसमें हमें तेज़ी से चलना चाहिए, मतलब सुबह सुबह मतलब रनिंग टाइप में ना हो, रनिंग में नहीं चलना, तेज़ी से चलना है। साइकिलिंग भी करनी चाहिए, दौड़ भाग करनी चाहिए, वजन उठाना चाहिए, तैराकी करनी चाहिए। इसके बाद हमारी जो एज है वो है वृद्धावस्था, जो 65 साल से ऊपर क्रॉस कर जाता है ना, उसका करना चाहिए। जितना व्यायाम कर सकता है उतना ही करना चाहिए, जो मतलब कि कोई ज़्यादा फोर्समेंट्स के साथ नहीं करना चाहिए। और जॉगिंग लगभग 40 मिनट या उससे कम, या थोड़ी बहुत ही उससे कम भी हो सकती है। जो एक्टिव है वो सीढ़ियाँ चढ़ना, दौड़ना, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना सबसे फ़ायदेमंद होता है पैरों के लिए, फिट रहने के लिए। ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, फिट रहने के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ों में आ जाती हैं। और आपको डेली रूटीन में योग प्राणायाम करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा वजन उठाकर चलना चाहिए, मतलब ज़्यादा वेट ना हो, थोड़ा थोड़ा हो। यह अलग अलग डिफरेंट एज थी जो आपको हमने बताया है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सामान्य मुद्रा विकार, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम बता देते हैं। कायफोसिस, पीछे की ओर कुब्बड़, नोकनी पड़ेंगे, घुटनों का टकराना, फ्लैट फुट पड़ेंगे, चपटे पैर, बॉल एग्स पड़ेंगे, धनुषाकार टांगे, राउंडेड शोल्डर्स पड़ेंगे, गोल कंधे, और आगे की ओर कुब्बड़ लॉर्डोसिस पड़ेंगे, और ये स्क्लेरोसिस, रीढ़ की हड्डी का एक और झुकना। सबसे पहले आता है इसमें कुब्बड़ पीछे की ओर कायफोसिस। कायफोसिस में क्या होता है, कुब्बड़ पीछे की ओर एक आसन संबंधी विकृति है। ये विकृति है एक, जिससे व्यक्ति की पीठ की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, वो धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लग जाती है। और इसमें छाती की जो मांसपेशियां हैं छोटी लगने लगती हैं, और व्यक्ति की गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है, जो कि इस प्रकार है, जो आपको चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार ये कायफोसिस की विकृति हो जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है, मेन कारण है इसकी जो कमज़ोर मांसपेशियां हो सकती हैं। दूसरा है इसका कारण कुपोषण भी हो सकता है। और इसका तीसरा जो कारण हो सकता है वो बहुत ज़्यादा वेट उठाने वाला भी हो सकता है। जो ज़्यादा वेट उठाता है, अगर कोई व्यक्ति व्यायाम न करे तो उसे भी यह समस्या हो सकती है। इसके सुधारात्मक उपाय जो हैं वो हैं, इस
चक्रासन हमें करना चाहिए। चक्रासन में हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इसमें। और जब भी कोई व्यक्ति रात को सोता है तो उस टाइम उसको कमर के नीचे तकिया लगाकर अपने सोना चाहिए, जिससे बहुत जल्दी रिकवरी की उम्मीद बनी रहती है। और भुजंगासन भी करना चाहिए। भुजंगासन भी इस विकृति में बहुत ही फायदेमंद होता है, जो कि जल्दी रिकवरी में सहायता करता है। ये समस्या है जो नोक नीज घुटनों का टकराना, घुटनों का आपस में टकराना आसन से जुड़ी एक विकृति है। ये भी एक विकृति है। जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है, जब जो उसके दोनों घुटने आपस में मिल जाते हैं और जिसकी वजह से उसकी एड़ियाँ भी आपस में मिलने लग जाती हैं, दौड़ते समय बहुत दिक्कत आती है। तो इस प्रकार जो आपको चित्र दिखाया गया, इस प्रकार से वो नोकनी हो जाती है। कारण क्या क्या होते हैं इसके? घुटने में आपस में टकराने का पहला कारण तो उसका मोटापा हो जाता है, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाता है उसके। घुटने के आपस में टकराने का दूसरा कारण विटामिन डी की कमी हो सकती है। घुटनों का आपस में टकराने का तीसरा कारण कुपोषण हो सकता है, कि आप अच्छे तरीके से डाइट ना ले तो भारी भरकम सामान उठाने से भी घुटने आपस में मिल सकते हैं। सुधार के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि साइकिल चला सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं, जिससे आपके जो नी हैं वो एक दूसरे से अलग रहें। एक समस्या में अगर कोई व्यक्ति पद्मासन भी कर सकता है तो इस समस्या में सुधार होने लगता है। और इसमें भी आप अपने घुटनों के बीच में सोते वक्त तकिया लगाकर ही सोना चाहिए, जिससे रिकवरी के आसार बने रहते हैं। फुटबॉल खेलना चाहिए तथा साइड किक का ज़्यादा इस्तेमाल करता तो इस समस्या में सुधार होने लगता है। साइड किक से आपका क्या अभिप्राय है? साइड किक लगने से आपके घुटने आपस में नहीं टकराते। धनुषाकार बॉल एग्स, यह भी एक आसन से जुड़ी समस्या है। इसमें हमारी टांगें बाहर की ओर मुड़ी हुई दिखने लगती हैं तथा सीधे खड़े होने पर दोनों टांगों के बीच में ज़्यादा गैप बन जाता है, जो कि इस प्रकार है। बाहर की तरफ दोनों जो हमारी टांगें हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती है और गैप बीच में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी एक विकृति है। इस समस्या का पहला कारण यह है कि अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां तथा मांसपेशियां कमज़ोर होती है तो उसे यह समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, कोई मोटा ज़्यादा है, तो उसे भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा जो है, इसमें किसी भी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी होती है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। रेत पर दौड़ लगानी चाहिए इसमें सुधारात्मक उपाय में। इसमें विटामिन डी का सही मात्रा में सेवन करना चाहिए। अपने पंजों के अंदर की ओर मोड़ कर चलना चाहिए। जब भी हम वॉकिंग करते हैं या चलते हैं तो हमारे पंजे होते हैं उनको अंदर की तरफ मोड़ कर चलना चाहिए। इसमें जो आसन है वो अर्धमत्स्येंद्रासन करना चाहिए। नेक्स्ट जो विकृति है हमारी वो है फ्लैट फुट, चपटे पैर। जिस भी व्यक्ति के पैर चपटे होते हैं उसे पैरों में दर्द महसूस होता है। लगातार वो कंटिन्यूटी दर्द बना रहता है जब तक ये बीमारी रहती है तथा चलते समय तथा खड़े होते समय यह दर्द और बढ़ता जाता है। तथा पैरों को अगर गीला करके उन्हें फर्श पर रखा जाता है तो पूरे पैर के निशान फर्श पर दिखने लगते हैं, क्योंकि नीचे से बिल्कुल प्लेन हो जाता है पैर। जो हमारा आर्क होता है वो आर्क बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। जो पूरा पैर होता है ना, पूरा का पूरा फर्श पे लग जाता है, क्योंकि आपका जो पैर के जो नीचे आर्क होता है वो आर्क बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ये कारण इसके क्या हो सकते हैं? हड्डियाँ और मांसपेशियों का कमज़ोर होना। दूसरा कारण इसका हो जाता है बहुत अधिक वेट उठा लिया। वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए। बहुत मोटा व्यक्ति है उसको भी ये चीज़ें हो जाती हैं। कुपोषण, अगर किसी बच्चे का बचपन से इस ढंग से पोषण ना हुआ हो, अच्छे तरीके से उसको डाइट नहीं मिली हो, अच्छे तरीके से उसका खान पान ना होया हो, तो उससे भी हो सकता है ये। और आगे किसी व्यक्ति के जूते गलत हैं तथा उसके लिए सही नहीं है तो उन्हें पहनने से भी चपटे पैरों की समस्या हो सकती है। इसके सुधारात्मक जो उपाय हैं वो हैं, व्यक्ति को रेत पर दौड़ने लगानी चाहिए, व्यक्ति को एड़ी पर ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए, व्यक्ति को रस्सी कूदनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, व्यक्ति को पंजे पर कूदना चाहिए, व्यक्ति को जूतों में रबड़ के आर्टिफिशियल एंगल्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपके जो आर्क बनने की वो है उसमें आपको सहायता प्राप्त हो, हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है आगे की ओर कुबट, लॉर्डोसिस। हड्डियों का झुकाव आगे की ओर हो जाता है। शरीर आकार में विकृति, जो शरीर का आकार होता है, शेप होती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। खड़े होने में परेशानी होने लगती है आपको।
ये चित्र है आपको दिखाई दे रहा है, जो इस प्रकार से व्यक्ति हो जाता है। नॉर्मल जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ऐसी होती है। जो लॉर्डोसिस स्पाइन, अगर जब लॉर्डोसिस की विकृति आ जाती है तो हमारी रीढ़ की हड्डी कितनी आगे आ जाती है। असंतुलित आहार इसके कारण हो सकते हैं। बैलेंस डाइट ना लेना, व्यायाम न करना रूटीन में, मांसपेशियों का अनुचित विकास, अच्छे तरीके से विकास ना हो, मोटापा, ये आपका कारण है ही है। सुधारात्मक उपाय क्या है इसका? टो टचिंग। टो टचिंग करने से सीटअप्स लगा सकते हो आप। पीठ के बल लेटकर सर तथा टांगों को एक साथ ऊपर उठा सकते हो आप, इससे भी आपको सुधार मिलेगा। जैसे कि ऐसे फायदेमंद, सबसे ज़्यादा फायदेमंद आसन है ये। अगला जो है वो है रीढ़ की हड्डी का एक और झुकना, स्कोलोसिस। एक कंधा ऊंचा तथा एक कंधा इसमें नीचा हो जाता है, और इसमें एक कुल्ला ऊपर तथा एक नीचे हो जाता है। शरीर का वजन और एक पैर पर ज़्यादा तथा एक पैर पर कम होता है। शरीर सीधा न होकर एक और झुक जाता है, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि कंधा एक ऊपर है, एक नीचे, एक कुल्ला ऊपर है और एक कुल्ला नीचे है। पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो कारण है इसके वो है जोड़ों का रोग। कोई भी रोग हो जाता है अगर आपको जोड़ों से जुड़ा हुआ, तो इस प्रकार की विकृति का आपको सामना करना पड़ सकता है। टांगों का पूर्ण रूप से विकास न होना, तो भी आपको सामना करना पड़ सकता है। एक कंधे पर अधिक भार डाल देना, तो भी आपका कारण बन सकता है। मांसपेशियां तथा तंत्रिकाओं की जन्मजात असमानताएं, जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उसमें अगर बचपन से बर्थ के टाइम कोई दिक्कत होती है तो वो भी इसका कारण बन सकती है। विपरीत दिशा में झुकने का व्यायाम, जिस साइड आपका जो भी शोल्डर है वो झुका हुआ है, उससे उसके अपोजिट साइड के हम व्यायाम कर सकते हैं। लटकने वाले व्यायाम कर सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा। तैराकी कर सकते हैं, पोल पकड़कर शरीर को लेफ्ट राइट घुमाना, उसमें शरीर को भी फायदा मिलता है। अगली जो डिफॉर्मिटीज है वो है गोल कंधे, राउंडेड शोल्डर्स। कंधे गोल तथा आगे की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे कंधे गोल आकार के हो जाते हैं और आगे की ओर झुक जाते हैं। कारण इसका क्या हो जाता है? आनुवंशिकता। अगर किसी के माता पिता को ऐसी समस्या रही हो तो आने वाली पीढ़ी को भी ये समस्या होने के चांसेस बने रहते हैं। और कंधों का व्यायाम न करना, अगर आप कंधों का व्यायाम नहीं करते तो भी ये विकृति हो सकती है। झुककर चलना भी इसका एक कारण बन सकता है। सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें रस्सी पर लटक सकते हैं, बेंच प्रेस कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, जो कि फायदेमंद होता है इसमें। और कंधे और कोहनियों को क्लॉकवाइज फिर ऑपोजिट घुमाना, ये चीज़ें कर सकते हैं हम। जब हम नॉर्मली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो ये एक्सरसाइज हमें स्टार्टिंग में करनी चाहिए। बेंच प्रेस में आप ये कर सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है।